हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में स्टार्ट किया था पढ़ना। तो अब हम आगे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले वो है कंडक्टिविटी सेल। तो सबसे पहले आप टॉपिक लिखिए। आज का जो टॉपिक है सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मेजरमेंट। मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन। अ, अब एक चीज देखिए आप, जैसे जो सॉल्यूशन होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अब लिक्विड फॉर्म में तो उसमें कोई वायर तो है नहीं कि उसकी आप कंडक्टिविटी, जैसे आप नॉर्मल वायर जो होती है उसको एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उस पे लगा के प्लग में आप उसका कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी मेजर कर सकते, जैसे आप व्हीट स्टोन ब्रिज में करते हो। बट जब आप सॉल्यूशन की बात करोगे तो उसमें तो ऐसा कुछ वायर जैसा तो है नहीं, तो उसका उसका कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए एक एपरेटस यूज किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल की हेल्प से हम लोग जो भी सॉल्यूशंस होते हैं उनकी कंडक्टिविटी मेजर करते हैं। तो आप टॉपिक का नाम लिखिए कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल। अब देखो इसका सेटअप कैसा होता है। आपके पास एक इस तरह से रहेगा। इसमें आप इसमें आपके दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स होंगे। जैसे आपके दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स इसमें ले लिया मैंने। ठीक है, एक ये ले लिया और एक और ले लिया। दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स ले लिए। ठीक है, इससे वायर बाहर निकलेगी और इसके अंदर आपका सॉल्यूशन होगा। इसके अंदर आपका सॉल्यूशन फिल होगा। ये सॉल्यूशन आपने फिल कर दिया। जिसका भी आपको कंडक्टिविटी मेजर करनी है उस सॉल्यूशन को आप अंदर फिल कर दो। ये जो है दो इलेक्ट्रोड्स जो आपने इसमें लिए हैं, ये प्लेटिनम के होते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको लिख देता हूँ। ये जो आप दो आपने इलेक्ट्रोड्स लिए हैं ये दोनों ही आपके प्लेटिनम के हैं। प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होते हैं। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होंगे। ठीक है, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स है। और क्या होता है देखो, इनके बीच का मैं डिस्टेंस एल ले रहा हूँ। इनके बीच का जो डिस्टेंस है एल ले रहा हूँ। ये जो डिस्टेंस है इनको एल ले रहा हूँ, ये डिस्टेंस एल है। और जो एरिया, जैसे जो ये आपका जो इसमें डिप है उसका एरिया होगा ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका ये जो एरिया जो इसमें डिप है उसको हम ए मान रहे हैं। जैसे एरिया जो इसके अंदर डिप है, इस इलेक्ट्रोड का जो एरिया इसके अंदर डिप है उसको हम ए मान रहे हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको एल मान रहे हैं। ठीक है, तो देखो एरिया क्या होगा आपका ए। ए का मतलब हो जाएगा एरिया, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड डिप इन द सॉल्यूशन। ठीक है, और एल जो है वो लेंथ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन। ठीक है, तो ये एरिया हो गया, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड डिप इन द सॉल्यूशन। एल हो गया डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ए और एल ये हो गया। अब देखो सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या होता है, आर क्या होता है, रो एल बाई ए। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। तो मैं इसको ऐसे भी सोच लेता हूँ, आर वन बाय रो एल बाई ए। ठीक है, तो जो ये एल बाई ए है, एल आपका है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, जो एरिया आपका डिप है सॉल्यूशन में, इसको हम लोग एक नए टर्म से बोलते हैं जिसको हम बोलेंगे सेल कांस्टेंट। ये जो है ये सेल कांस्टेंट बोला जाता है। एल बाई ए जो होता है सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये चीज समझ में। एल, अब एक बात बताओ, एल और ए जो होगा आपका सब सॉल्यूशन का सेम होगा। जैसे आप अगर सेम
हाइट तक इसको डिप कर रहे हो, मतलब ये पूरा डिप कर रहे हो, तो जो एल बाई ए वो तो हर कोई भी इसमें सॉल्यूशन डालो, सेल कांस्टेंट तो हमेशा सेम रहेगा ना एल बाई। तो ये चीज आप लिख लो। अब देखो वन बाय रो को हम के लिख सकते हैं, जो वन बाय रो होता है वो क्या होता है, कंडक्टिविटी के बराबर होता है। तो आर इंटू के इक्वल टू एल बाई ए। और एल वाई को हम जी स्टार से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने कंडक्टेंस जी से डिनोट किया है। तो जी स्टार हमारा सेल कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं अगले पेज पे आ रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट है आपका, हमने क्या लिखा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इनटू में कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इक्वल टू सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। तो इसको ध्यान रखना, आर इंटू के इक्वल टू जी होता है। तो इसको आप ऐसे देखो, जी क्या होता है हर सॉल्यूशन के लिए सेम रहेगा, तो आप ये लिख सकते हो R1 K1 इक्वल टू R2 K2 R3 K3 एज, बिकॉज एज सेल कांस्टेंट, कांस्टेंट जी सेम फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन, डिफरेंट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये चीज आप लिख लीजिएगा, ये आपको बहुत यूज होगा, ये फॉर्मूला एक डायरेक्ट क्वेश्चन होता है फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रो। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे ना एक चीज और आप यूनिट भी कर सकते हो इसकी, जैसे जी क्या हुआ, एल बाई ए हुआ, तो ये मीटर हो गया, ये मीटर स्क्वायर हो गया, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, मीटर माइनस 1। ठीक है, तो ये इसका डायमेंशन है, डायमेंशन है, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ जो आपका इसमें रहता है और बार बार आता है वो, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो बार बार इससे रिलेटेड आता रहता है, तो आप उस क्वेश्चन को देख लीजिए। हम्म। ये रहा क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन है जो मुझे, मैं आप लोगों को 43 क्वेश्चन नंबर करा रहा हूँ। आप देखिए। तो मैं अभी आपको 43 क्वेश्चन नंबर कराने जा रहा हूँ, देखिए ये वाला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उसी पे है, अप्लाई होगा एप्लीकेशन का जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। देखो, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फील्ड विद इतना कॉन्सेंट्रेशन इज इतना। देखो मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक टेबल बना रहा हूं, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ, एक कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इतना कॉन्सेंट्रेशन जिसका रेजिस्टेंस इतना है। तो ऐसा करते हैं, दोनों को अलग इस तरह लिखते हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा हूँ, फिर रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.2। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है, 200। ठीक है, तो देखो कॉन्सेंट्रेशन इतना, रेजिस्टेंस इतना। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद इतना कॉन्सेंट्रेशन इज इतना। देखो अगला आपने क्या लिया, कॉन्सेंट्रेशन ये ले लिया 0.05, और रेजिस्टेंस आपने इसका 620 ले लिया। ठीक, अब देखो क्या करें, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए, यानी आपको इसका के निकालना है। के मतलब कंडक्टिविटी रहता है, आपको किसका निकालना है, इसका, इसका वाले का कंडक्टिविटी पूछा हुआ है। ठीक है, और ये ना मोलर कंडक्टिविटी अभी मैं आपको समझाऊंगा, फिर आप कर पाओगे, अभी मैं इसको नहीं करा रहा, सिर्फ ये कंडक्टिविटी वाला पार्ट अभी करा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये अभी नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, 0.05 का द कंडक्टिविटी ऑफ इसका। अब देखो 0.02 का कंडक्टिविटी आपको दे रखा है ना,
0.0248, ठीक है, सीमेंस सेंटीमीटर। ठीक, तो देखो आपको इसकी कंडक्टिविटी दे रखी है और इसकी कंडक्टिविटी पूछिए, तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखा है ना, अगर R1 K1 R2 K2, ये कब यूज करना है, जब आपका सेल कांस्टेंट सेम हो। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फिर सेम सेल, यानी ये अगर सेम सेल है तो उसका सेल कांस्टेंट सेम होगा, ये जी स्टार के बराबर होगा। तो देखो R1 K1 R2 K2 सॉल्व कर लो, डायरेक्ट आपका आंसर K2 का आ जाएगा। जैसे R1 कितना दे रखा है आपको, 200, K1 कितना दे रखा है, 0.0248, R2 आपको दे रखा है 620, K2 आप निकाल लो। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके देखो K2 कितना आ रहा है, 0.0248 डिवाइड बाय 620। इससे आप K2 का वैल्यू निकाल लो, एक बार K2 का वैल्यू कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है आप लोगों का। तो कितना कैलकुलेट करके आया आपका, इसका मैं एक बार देख बता देता हूँ। ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 200 को 200 में 200 डिवाइड बाय 6। तो देखो कंडक्टिविटी आपकी इसकी आ जाएगी 0.008। ठीक है, तो ये K2 का जो वैल्यू आएगा, ये आ जाएगा आपका 0.008। ठीक है, 0.008 आ गई कंडक्टिविटी, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स ही रहेगा यूनिट। ठीक है, अब देखो ये है कंडक्टिविटी ऑफ द 0.005 कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोल लीटर इनवर्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये समझ में आया कैसे हमने इसमें फॉर्मूला यूज करा। तो आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है जो कई बार आता रहता है, जिसमें कुछ नहीं करना होता, R1 × K1 R2 K2। अब जो इसका सेकंड पार्ट है ना, मोलर कंडक्टिविटी, ये मैं अभी आपको बताऊंगा, उसके बाद आप ये कर पाओगे। तो अभी आप इतना कर लो, फिर हम लोग अगला अगला देखते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं। चलिए, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, फिर मैं अगला आगे करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। हम्म, ठीक है, चलिए, तो अभी ये पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक आप लोग लिखिए, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो। नेक्स्ट जो टर्म है आपकी वो है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, कंडक्टिविटी। ठीक है, इसकी सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर इसको सिंपलीफाई फॉर्म में मैं आपको समझा दूंगा। और इसकी डेफिनेशन आपको याद भी करनी होती है, क्योंकि एग्जाम में भी आती है। तो लिख लीजिए, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट ए गिवन concentration concentration is the conductance conductance is the of conductance of the
ऑफ द वॉल्यूम बी ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन कंटेनिंग कंटेनिंग वन मोल वन मोल वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट kept between आप इसको लिख लो, मैं फिर आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। kept between two electrodes, two electrode with area of cross section A and distance of unit। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, जैसे आपने क्या करा, एक बीकर लिया, ठीक है, एक आपने लिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें आपने इलेक्ट्रोड्स पुट कर दिए, दो इलेक्ट्रोड पुट कर दिए, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड ये पुट करा, और ठीक है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड समझ लो, इसके अंदर आपने सॉल्यूशन पुट कर दिया, ठीक है, समझ लो ये इसका वॉल्यूम भी है सॉल्यूशन का, ठीक है, ये बी वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, बी सॉल्यूशन का वॉल्यूम था। इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो यूनिट लेंथ लिया आपने, यूनिट लेंथ मतलब है 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, यूजली सेंटीमीटर में ले लेते हैं, तो आप इसको 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, मतलब ये यूनिट लेंथ होगी, जो डिस्टेंस होगी वो यूनिट लेंथ होगी, यानी 1 मीटर 1 सेंटीमीटर वन की फॉर्म में होगा, तो यूनिट लेंथ होगा, यूनिट लेंथ, ये डिस्टेंस लेंथ हो गया। और जो एरिया है इनका वो क्रॉस सेक्शन एरिया ए जो है इनका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो इस टाइम पे जो इस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस होगी वो आपकी कंडक्टिविटी कहलाएगी, मतलब देखो, आपने एक इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, इसके अंदर आपने सॉल्यूशन डाला वी वॉल्यूम का, उसके बीच और इलेक्ट्रोड्स जो रखे उनके बीच में डिस्टेंस 1 यूनिट रखा, और इनके जो इसमें डिप हो रहा है वो क्रॉस सेक्शन एरिया ही है, इस टाइम पे जो ये सॉल्यूशन कंडक्टेंस शो करेगा वही आपका इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगा इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको थोड़ा बैक साइड में कर देता हूँ ताकि आपको और चीजें क्लियर हो जाए इसमें। तो देखो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन इज अ कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम बी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट केप्ट। आपने इसमें क्या किया है, जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है और इसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल है और इनके बीच में यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है, और ये आपका यूनिट डिस्टेंस लिया है और ए आपका है, ठीक है। तो इस टाइम पे जो कंडक्टेंस होगा आपका वो आपका इसकी मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो आर क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलूँ आर क्या होता है, रो एल बाई ए होता है ना, ठीक है। अब अगर आप इसको ऐसे करो कि क्या करते हैं कि हाँ तो अगर इसको उल्टा कर दो तो आप इसको क्या लिखोगे, 1/r 1/रो ए बाई एल, ये लिखोगे ना। अब अगर देखो ये क्या है, ये जी के बराबर हो गया, ये के बराबर हो गया, ये आपका ए, अगर आप डिस्टेंस ये 1 रख रहे हो तो ए के बराबर आके तो कंडक्टेंस के ये आगे आप देखो, मोलर कंडक्टिविटी जो होती है आपकी, वो उसका जो फॉर्मूला होता है अभी मैं आपको लिखा दूंगा, लैम्डा होता है, लैम्डा एम से इसको डिनोट करते हैं, और ये के बाई सी के बराबर होता है, सी जो होता है मोल पर लीटर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चीज समझो, ये समझ में आ गया आपको कि के इंटू ए आ गया। आप देखो लैम्डा एम जो है ये होता है के बाई सी, मतलब मोलर कंडक्टिविटी जो होती है, ये जो आता है ये आपका आता है कंडक्टिविटी
पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको तो के रखो, इसको, ये जो होता है मोल पर लीटर में, मोल, मोल पर लीटर में रहता है। अब देखो, मोल पर वॉल्यूम कर दो क्योंकि वॉल्यूम में लिया जाता है ना, तो आपको ये के इंटू बी होता है। अब बी क्या होता है, देखो वॉल्यूम जो होगा के इंटू वी बाय, और ये बी जो होता है वो ए इंटू एल के बराबर ही तो होता है, तो एल वन है तो ये के इंटू ए के बराबर ही तो आ गया, तो ये आपका जी के बराबर आ गया। देखो एक चीज को दोबारा समझ लो, मैं जो यहाँ समझा रहा हूँ, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। अभी मैं इसको और डिटेल में करा दूंगा। ये लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी को, मोलर कंडक्टिविटी जो होती है आपकी, उसको हम लोग लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। ये होता है कंडक्टिविटी बाय कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो के बाई सी, अब जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ये मोलैरिटी की तरह होता है। तो मोलैरिटी क्या होता है, मोल पर लीटर, मतलब मोल पर वो पर यूनिट वॉल्यूम। तो के मोल पर यूनिट वॉल्यूम, ये बी वॉल्यूम लिखा हुआ है। तो मोल क्या लिया हुआ है आपने, वन लिया हुआ है, यहाँ पे वन मोल लिया हुआ है, ठीक है। और के आपका क्या है, कंडक्टिविटी, तो ये वॉल्यूम वाला पार्ट ऊपर जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो लेंथ आपने क्या रखा, वन लिखा है ना, यूनिट लेंथ लिया है तो वन हो गया, तो ए बी ए के बराबर नहीं हो गया, तो ये बी के। अब ये एक बात बताओ, ये लैम्डा एम और जी आ गया, लैम्डा एम जी के बराबर ही के किसके बराबर है, जी, ये देखो यहाँ पे, और ये देखो, ठीक है। तो आपका इस सिचुएशन में लैम्डा एम क्या हो गया, जी के बराबर आ गया, ठीक। इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। जो डेफिनेशन आपको लिखाई है उसको प्रूव कर। अब इसमें मैं कुछ चीजें और आपको बता देता हूँ, चलिए आगे लिखिए। देखो, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इस डेफिनेशन को भी नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, फिर जो ये मैंने समझाया इसको पूरा नोट कर डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे। देखिए, अभी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है ना, उसको हम लोग मोलर कंडक्टिविटी, इसको हम लोग हमेशा लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, कंडक्टिविटी बाय कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है, कंडक्टिविटी बाय कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी ले, मोलैरिटी, ठीक है। तो ये के बाई सी यू के बराबर आ गया, ठीक है। अब एक चीज देखो, जो के होता है ना, इसकी दो तरह से यूनिट होती है, या तो ये सीमेंस मीटर इनवर्स में होगा, या फिर ये सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, दो ही तरह का मिलेगा। तो दोनों की यूनिट के हिसाब से आपको इनकी, क्योंकि देखो सी क्या होता है, ये मोल पर लीटर में होगा, मोल लीटर इनवर्स। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस लीटर को या मीटर में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि क्या होता है आपको यूनिट्स हमेशा जो फॉर्मूले रखते हो सेम रखना है। तो देखो, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो देखो इसके हिसाब से हम यूनिट लिखेंगे। तो जैसे अगर लैम्डा एम क्या आया, के, इसको मान लो हमने सेंटीमीटर इनवर्स ले लिया, ठीक है। ये क्या होगा, मोल यहाँ आएगा, सी में मोल नीचे आएगा, ये जो सी लिखोगे इसका मोल नीचे आएगा, और लीटर ऊपर जाएगा। तो इस लीटर को अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर -3 करना पड़ेगा। और अगर लीटर में, तो ये देखो इसको ऐसे लिख दो, के मीटर इनवर्स इंटू में 10 की पावर -3, ठीक है, डिवाइड में 3, ठीक है। और अगर यही यूनिट आपका, ये आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं अगला आपको करा देता हूँ। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं अगला करा रहा हूँ। देखो, लैम्डा एम अगर आपका, के आपका सीमन सेंटीमीटर इनवर्स में दिया हुआ है, सेंटीमीटर इनवर्स है, ये लिखा हुआ है मैंने, ये सेंटीमीटर इनवर्स में दिया हुआ है। तो आपको 10 की पावर 3 लिखना पड़ेगा, 1000/c लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका लीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो आपके दो दो फॉर्मूले बन गए, दोनों ध्यान रखना आप लोग। अगर के आपका सीमेंस मीटर इनवर्स में रहता है तो आपको 10 की पावर -3 करना पड़ता है सी के साथ। अगर आपका के जो है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में रहता है तो आपको 10 की पावर 3 करना पड़ता है
तो ये आप नोट करके रखिएगा, ये आपको काम है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो है मोलर कंडक्टिविटी जो होती है आपकी। देखो लैम्डा एम जो है क्या है, लैम्डा एम क्या है, के बाई सी है। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन घटाओगे तो लैम्डा एम बढ़ेगा, यानी लैम्डा एम जो होगा मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन, और ये डाइल्यूशन। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज, इंक्रीज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, इन कॉन्सेंट्रेशन। और एक चीज ध्यान रखिएगा, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उसको डाइल्यूशन भी बोलते हैं। जैसे अगर कहीं पे आपको वर्ड डाइल्यूशन दिखता है तो वो भी सही है, क्योंकि डाइल्यूशन का मतलब होता है डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। कहीं पे अगर आपको वर्ड डाइल्यूशन दिखेगा ना, तो समझ लेना है डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग और चीजें कुछ आगे चीज में बात कर लेते हैं, फिर आगे और। ठीक है, आप इसको पहले नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं फिर अब अगला करा रहा हूँ, इसमें आगे का चीजें करा रहा हूँ, देखिए। अब ना आप लिखिए कंडक्टिविटी की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट है जो आपका कंडक्टिविटी, नेक्स्ट है आपका कंडक्टिविटी, लिखिए, ठीक है। ये पहले चीज में हटा देते, नेक्स्ट है आपका कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। तो इसको के से डिनोट करेंगे, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले लिखिए। द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन, ऑफ ए सॉल्यूशन एट एनी, एट एनी गिवन concentration, concentration at any given concentration is the conductance, conductance of one unit, one unit volume of solution kept between, kept between two platinum electrode, platinum electrode, electrode with unit area of cross section, area of cross section, area of cross section, and at a, at a distance of unit length।
अब देखो यहाँ पे क्या है, जब आपको कंडक्टिविटी मेजर करनी है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी वन लेना है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी वन लेना है, और लेंथ भी वन लेना है। अगर ये सब कुछ वन लोगे तो उस टाइम पे जो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस आएगा ना, वो उसकी कंडक्टिविटी कहलाएगी। जैसे आपने क्या करा, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, ठीक है, ये सेल लिया, यहाँ पे आपका एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, दो दो इलेक्ट्रोड है प्लेटिनम के, इसको वायर से कनेक्ट किया, इसमें आपने सॉल्यूशन, तो जो सॉल्यूशन भर रहे हो ना आप, इसका इसका वॉल्यूम वन लेना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको आपको वन यूनिटी रखना है, यानी वन रखना है। इनके बीच में जो लेंथ होगा, ये डिस्टेंस जो है एल जो होगा, ये वन रखना है। और जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, जो एरिया है, वो भी वन रखना है। तो देखो, जी क्या होता है, के ए बाय एल। तो अगर आप सब कुछ वन रख रहे हो तो क्या हो गया, जी इक्वल टू के बराबर ही आ गया। तो ये आपका कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टिविटी आ गया, ठीक है। तो आप इसको लिख लो, फिर मैं इसका कुछ और चीजें इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, ये दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आती है। तो इसको आप इसको कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में कई बार आएगी। चलिए अब अगला हम करते हैं। हाँ, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो इसमें आपको ध्यान रखनी है। कंडक्टिविटी जो होती है आपकी, कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी ऑलवेज ऑलवेज कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विद डिक्रीज इन with decrease in concentration, in concentration, decrease in concentration both of weak weak and strong electrolyte, weak and strong electrolytes, ठीक है। conductivity always decrease with decrease in concentration both of weak and strong electrolyte, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। कंडक्टिविटी जो होगी डिक्रीज होगी विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन बोथ फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज ये कई बार क्वेश्चन आता है और इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। बिकॉज नंबर बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी करंट दैट कैरी करंट इन अ सॉल्यूशन सॉल्यूशन डिक्रीज, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से आपका कंडक्टिविटी कम होगा, यानी डाइल्यूशन। ये एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन को हम डाइल्यूशन भी बोलते हैं। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम लोग डाइल्यूशन भी बोलते हैं। तो कई बार आपको डाइल्यूशन वर्ड भी दिख जाता है, डाइल्यूशन, ठीक है। तो इसको अगर इस तरह भी लिखना है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डाइल्यूशन बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज, कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डाइल्यूशन बिकॉज नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज, ठीक है।
तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डाइल्यूशन बिकॉज नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। चलिए ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे का पढ़ते हैं। चलिए, तो आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नया टॉपिक करने जा रहे हैं। एक नया टर्म लिखिए आप इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर नया टर्म लिखिए इसमें। इसको आप पहले नोट कर लो, आप इसको पहले नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। हम्म तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं अगला आगे कराने जा रहा हूँ आपको। देखिए अगला टर्म लिखिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। नेक्स्ट है आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इसको हम लोग लैम्डा एम नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। लैम्डा नॉट एम, ये जो होता है लिमिटिंग मोलर, इसकी डेफिनेशन ये रहेगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा नॉट एम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन concentration, concentration, when concentration, when concentration of solution approach to zero, approaches to, ठीक है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट एम क्या हुआ, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अप्रोच टू जीरो। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा नॉट एम जो होगा ये होगा आपका के बाय सी, इसमें सी जो होगा 10 to 0, ये मैंने मतलब इसमें जो सी होगा वो आपका 10 to 0 रहता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, मतलब वो ऑलमोस्ट जीरो के आसपास होगा, ठीक है। ये मैंने डिवाइड नहीं लिखा है, ये मैंने सिर्फ आपको एक वर्टिकल लाइन लगाई है, इसके बीच में लिखा है कि ये जो सी है वो 10 to 0 है इसके ऊपर, ठीक है। ये आप जो लिमिट्स पढ़ते हो ना मैथ्स में, उस तरह से आप इसको समझ सकते हो, सी 10 to 0 है, ठीक है। तो अब ये लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट आपका है वेरिएशन ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। जो नया टर्म आपको अब मैं जो नया आपको सिखाने जा रहा हूँ, इसके बाद नया नया जो टॉपिक है ये आप नोट डाउन कर लेना। वेरिएशन ऑफ, नया जो है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन, विद concentration in strong and weak electrolyte, weak electro, तो वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन इन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोड। देखो इसके लिए ना आपको मेनली इसमें आपको ग्राफ ध्यान रखना, इसका मैं एक ग्राफ बना रहा हूं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ये बहुत यूज होगा आपका, तो इस ग्राफ को ही आपको मेन ध्यान रखना है। इधर मैं लैम्डा एम ले रहा हूँ और इधर मैं कॉन्सेंट्रेशन ले रहा हूँ अंडर रूट में, सी जो ले रहा हूँ अंडर रूट में, ठीक है। तो देखो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, दो अलग अलग ग्राफ बनेंगे, एक स्ट्रॉन्ग का बनेगा, एक वीक का बनेगा।
एक ग्राफ ऐसा बनेगा और एक ऐसा। ये वाला जो ग्राफ है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है। एग्जाम्पल के लिए आप इसका एग्जाम्पल केसीएल रख सकते हो। और जो ये वाला ग्राफ है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का होता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर आपको इसका रखना है तो CH3COH ले सकते हो, CH3COH, ठीक है। क्योंकि ये वीक होगा तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा और स्ट्रॉन्ग का ऐसा बनेगा। अब देखो यहाँ पे ये, देखो इसका ग्राफ का तो आप वो इक्वेशन नहीं बना सकते हो, बट इसका एक इक्वेशन होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, हम उस इक्वेशन को भी पढ़ते हैं। वीक का नहीं होता है, इसके लिए हमें पढ़ना होता है मेन। तो आपके जो सिलेबस में यही वाला है। तो ये जो जहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन हो रहा है ना, जहां पे ये पॉइंट कट रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये क्रॉस सेक्शन जो होता है इसको लैम्डा एम नॉट, लैम्डा एम नॉट, इसको बोला जाएगा लैम्डा एम। इसको बोलते हैं हम लैम्डा, लैम्डा एम, यानी ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है लैम्डा नॉट जहाँ। अब इसका जो इक्वेशन होता है वो देखो ये रहेगा कुछ, इसका जो स्ट्रॉन्ग फोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो इक्वेशन आती है वो ये आती है, लैम्डा एम जो होता है ये लैम्डा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी होगा, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख लो, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए सी का, ये दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो देखो एक चीज अब इसमें इक्वेशन में देखो ये क्रॉस सेक्शन हो गया जो लैम्डा एम नॉट होगा, इसका जो स्लोप होगा माइनस ए के बराबर है, ठीक है। स्लोप जो होगा इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या हुआ, लैम्डा नॉट एम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और स्लोप क्या हुआ, स्लोप जो हुआ ये आपका माइनस ए, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर कुछ और पॉइंट्स इसमें बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जो ए जो होता है ना, ये आपका जो ए है ये डिपेंड करेगा, ये डिपेंड होता है, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, चार्ज, चार्ज ऑफ कैटायन एनायन, चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन, ये जो है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चार्ज ऑफ कैटायन एनायन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज नोट डाउन करके रखिएगा, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चार्ज ऑफ कैटायन एनायन, और ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपका टेम्परेचर क्या है और सॉल्वेंट कौन सा, सॉल्वेंट, टाइप ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर, टाइप ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर, ये मैंने कैपिटल टी से डिनोट कर दिया। तो आप ये ध्यान रखिएगा, स्लोप जो ए है माइनस ए, ये डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पे, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज कर रहे हो, टेम्परेचर क्या है, चार्ज ऑफ कैटायन एनर्जी, ये इन सब चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। स्लोप जो होगा ये माइनस ए है, ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्वेंट पे, टेम्परेचर पे, चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन पे, ठीक है। तो आप ये सारा नोट डाउन कर लीजिएगा। और हाँ एक चीज और, यहाँ पे जरा आप इस ग्राफ को जरा एनालाइज करिए, देखिए आप एक चीज देख रहे हो, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हो, जैसे क्या होगा जब आप इस साइड जाओगे तो एक तरह से आप क्या कर रहे हो, नहीं आप इधर, हाँ अगर आप इस साइड आ रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, और इधर जा रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो जब आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो एक चीज देख रहे हो आप, इसकी मोलर कंडक्टिविटी में बहुत कम डिक्रीज हो रहा है, बट ये एकदम से डिक्रीज हो जा रहा है, यानी
या आप इस तरह भी कह सकते हो, जब आप इस साइड मूव करोगे कॉन्सेंट्रेशन आप एक तरह से बढ़ाओगे, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। अगर इंक्रीज करोगे कॉन्सेंट्रेशन तो आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में मूव करोगे। जब आप मूव कर रहे हो तो देख रहे हो इसकी कंडक्टिविटी जो वीक की है उसकी कंडक्टिविटी कितनी ज्यादा बढ़ रही है, जबकि इसमें कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं आ रहा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी में उतना फर्क नहीं होगा बाय इंक्रीज इन ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन। सबसे ज्यादा जो चेंज आएगा वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट में है। यहाँ भी देखो वही चीज आप ये डाइल्यूशन के लिए भी कह सकते हो। अगर कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो ना, तो मतलब आपको मेन ये ध्यान रखना है बाय चेंज इन डाइल्यूशन, जो चेंज होगा मोलर कंडक्टिविटी में वो ज्यादा आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में दिखेगा ना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। इस नोट को आपको लिखना है तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखा देता हूँ, आप इसको पहले इतना नोट डाउन कर लो फिर मैं अगले पे करा रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं ये कह रहा हूँ चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी, चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इज मोर देन स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो चेंज होगा वो आपका वीक में होता है, स्ट्रॉन्ग में कम होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नया देखो आपने क्या एक चीज यहाँ पे समझा। देखो यहाँ पे एक चीज समझो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो आप इस ग्राफ से लेमडा एम नॉट निकाल सकते हो, बट वीक का कैसे निकालोगे, वीक का तो यहाँ कहीं इंटरसेक्शन ही नहीं हुआ। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो लैम्डा नॉट है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाली जाती है, उसके लिए लॉ यूज करा जाता है जिसको कहा जाता है खराश लॉ। तो आपको जो नया लॉ पढ़ा रहा हूँ वो जो है उसका यूज होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो आप इजिली ऐसे निकाल सकते हो इस ग्राफ से, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। बट इसके केस में तो कहीं इंटरसेक्शन ही नहीं आ रहा, इंटरसेक्शन नहीं आ रहा तो कैसे निकालोगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए आपको एक लॉ यूज करना पड़ता है जिसका नाम है खराश लॉ। तो मैं अभी आपको उसके बारे में बता रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करिए फिर हम उसको कर। तो जो नया लॉ है उसका नाम वो लिखो, आप लॉ का नाम लिखो खराश लॉ, हॉल राश लॉ, हॉल और खराश लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ, ठीक है, खराश लॉ। अभी सबसे पहले इसका लॉ का नाम लिख लो, बी बी टी, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड एज द sum of the individual 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 contribution individual contribution of the anion and of the of the electron, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंट एज अ सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन कैटायन। इसका मतलब ये है जैसे आपका लैम्डा एम NaCl, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसके आयंस के फॉर्म में भी लिख सकते हो, Na+ का और Cl-, ठीक है, क्योंकि NaCl में कौन कौन से आयन होते हैं, Na+ और Cl-, तो उनके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन से भी आप लिख सकते हो, ठीक है।
तो ये ध्यान रखिएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंट एज अ सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये क्या होता है, ये जो एप्लीकेबल होता है दोनों पे, ये लिख लिया। अब अगला देखिए, मैं इसको हटा रहा हूँ और अगला लिखा रहा हूँ। नेक्स्ट लिखिए, देखिए नेक्स्ट देखिए, अगर आपको MgCl2 दिया हो, तो देखो इसको आप कैसे ब्रेक करते हैं, Mg2 प्लस और 2Cl माइनस में ब्रेक। तो आप इसका लैम्डा नॉट एम MgCl2 का ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट एम Mg2 प्लस प्लस में 2 लैम्डा नॉट MCl, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको AlCl3 दिया होता, तो आप इसका क्या, Al का 3 प्लस और 3Cl माइनस लिखते, तो इसको आप लिख सकते हो लैम्डा एम नॉट AlCl3, इसको लिखोगे लैम्डा नॉट एम Al का 3 प्लस और 3 लैम्डा नॉट ठीक है। उसी तरह से MgSO4 ऐसे होता है, तो इसको भी Mg2 प्लस और SO4 2 नेगेटिव लिखते हो, तो ये बन जाएगा आपका सेम वही लैम्डा नॉट एम MgSO4, और ये बन जाएगा लैम्डा नॉट एम Mg2 प्लस और प्लस में लैम्डा नॉट एम SO4 2, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एक और करा दे रहा हूँ, यहीं पे करा देता हूँ। देखो, अगर आपके पास दिया होता Al2SO4 का 3, तो ये आयन कैसे ब्रेक होता, ये ऐसे ब्रेक होता, 2Al का 3 प्लस और 3SO4 का 2, ठीक है। तो इसका अगर आप लैम्डा नॉट एम लिखते तो क्या लिखते, लैम्डा एम नॉट Al Al2SO4 का 3, इसको आप लिखते 2 लैम्डा नॉट एम Al का 3 प्लस और प्लस में 3 लैम्डा नॉट एम SO4 का 2, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। ये सारे मैंने आपको बता दिए कुछ जो आपको यूज होते रहेंगे आयंस, जिसका आपको बोर्ड्स में भी आया हुआ है। ये सारे ना जो आयंस मैंने आपको डिस्कस किए, ये सारे बोर्ड्स में आए, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, रटना नहीं है। आपको ध्यान रखना कैसे कैसे ब्रेक हो रहे हैं, उसके बेसिस पे आप ये लिख सकते हो। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, हटा दूं ये। ठीक है, आप इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट लिखिए आपका, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ना नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, जैसे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला एक पार्ट होता है। जैसे अल्फा जो होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या होता है, आप जब आयनिक इक्विलिब्रियम, अगर आपने 11th क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, तो उसके बारे में इसको डिटेल में पढ़ाया होगा। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है टोटल आयन इन अ सॉल्यूशन और टोटल इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक इन अ सॉल्यूशन, मतलब रेशियो होता है एक तरह से, टोटल इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन और डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रो, ठीक है, इन सॉल्यूशन, ठीक है, इन। तो ये जो होता है रेशियो होता है डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन और टोटल इलेक्ट्रोलाइट, इसको आप ऐसे निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको ये लेना है लैम्डा एम डिवाइड बाय लैम्डा नॉट, यानी मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर, इससे आएगा
मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी, कॉन्सेंट्रेशन सी, और इसको डिवाइड करोगे आप किससे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, अगर मैं आपको एक इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूँ CH3COH, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COH, इसको अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो ये ब्रेक होगा CH3CO माइनस में और H, ठीक है। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका C है और ये 0 0 है, तो ये ब्रेक होके सी अल्फा में ब्रेक हो जाएगा और ये सी अल्फा बनेगा, ये सी अल्फा, ये अगर इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी था तो उसका कुछ अमाउंट ही तो ब्रेक हुआ होगा, तो जो ब्रेक हुआ होगा वही तो ये बनेगा, तो सी माइनस सी अल्फा कर दिया, सी अल्फा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, अगर मैं इसका के, डिसोसिएशन कांस्टेंट एक टर्म होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसको इसको हम लोग के ए से डिनोट करेंगे, और ये जो रहता है, जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो उसी तरह से लिखा जाएगा, H प्लस CH3CU माइनस, आयंस ऊपर आएंगे, CH3CO माइनस आयंस ऊपर आए और डिवाइड में आ जाएगा CH3COOH, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यूज पुट, ये जो है मैं एक्सप्रेशन में पुट कर दो, तो के क्या बन गया आपका, सी अल्फा, सी अल्फा और C1 माइनस अल्फा। मैंने इसमें क्या किया, इसको सी को मतलब कॉमन कर दिया। तो देखो इस तरह से एक, आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको आगे थोड़ा और आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये आपको यूज होगा बार बार। देखो के हमने क्या लिखा, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या, सी अल्फा इंटू में सी अल्फा डिवाइड में C1 माइनस अल्फा, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिखता, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू आपको पता है लैम्डा एम बाई लैम्डा एम नॉट है, लैम्डा नॉट एम है, ठीक है। तो ये अभी हम लोग जब करेंगे क्वेश्चंस तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये वैल्यूज। अब देखो एक चीज देखो, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, अल्फा जो होता है, अल्फा जो होगा वो बहुत कम होगा 1 के कंपेरिजन में। तो आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस अल्फा को 1 के बराबर कर सकते हो, ठीक है। फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन अल्फा लेस देन 1, तो 1 माइनस अल्फा इक्वल टू अल्फा, ऑलमोस्ट अल्फा, तो ये इसको आप के जो होगा सी अल्फा के बराबर हो जाएगा, और अल्फा की वैल्यू आप इसमें पुट कर देना लैम्डा एम बाय लैम्डा नॉट एम। तो आपको देखो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन है, और ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके क्वेश्चंस फिर हम लोग, आप ऐसा करते हैं, आज हम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़े हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इनके क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप लोग ये सारा कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, प्रीवियस ईयर के भी और एनसीईआरटी के भी, ठीक है। तो अभी आप लोग इतना कर लो, फिर बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए, थैंक यू।